एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर। चलिए तो आज करते हैं जो बिहार एसआई, बिहार बीपीएससी, बिहार बीएसएससी मेंस के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो उसको आज अपडेट के साथ करते हैं। और तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट है, बोगज कोय अंजिलेक कहाँ खोजा गया? बोगज कोय अंजिलेक कहाँ खोजा गया? यह टर्की में खोजा गया था। टर्की में खोजा गया था। नेक्स्ट है, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की थी? अष्टांग संग्रह की रचना पाणिनि ने किया था। नेक्स्ट है, अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना वाग्भट ने की थी। जिसकी रचना वाग्भट ने की थी। नेक्स्ट है, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? ये चालुक्य, पल्लव और पौंड्य के बीच में हुआ था। ये तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, कोरोमंडल। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? कोरोमंडल शब्द निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? ये चोल राज्य से लिया गया है। चोल राज्य से कोरोमंडल शब्द लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ये कहा गया है कौन सा कथन गलत है? पांड्य वंश की राजधानी मदुरै, ये भी सही है। चेरों की राजधानी वंशी थी, ये भी सही है। विदेह राज की राजधानी मिथिला, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, ये कोई नहीं गलत है, तीनों सही है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ये देवता सोम के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? अंतिचक गांव में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतिचक गांव में था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? ये कहा गया है मैत्रेय को कहा गया है। भविष्य बौद्ध कहा गया है, मैत्रेय को कहा गया है। नेक्स्ट है, इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्यमुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज संभाला? किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राजवंश संभाला था? ये प्रतिहार और पाल राजवंशों ने उत्तर भारत का राज संभाला था। प्रतिहार और पाल वंश के शासन दोनों ने मिलकर उत्तर भारत के राज को संभाला था। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश और दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? ये खोखर के खिलाफ था। खोखर के खिलाफ मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था?
ये अलबुर्नी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। अलबुर्नी मोहम्मद गजनी के दरबार में शोभित विद्वान था। वह उसके भारत आक्रमण के समय भारत साथ आया था। वह उसके भारत आक्रमण के समय साथ में आया था। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? ये वीणा को बजाने में औरंगजेब निपुण थे। नेक्स्ट है, औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। औरंगजेब बीना बजाने में निपुण था, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब ने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने हिंदू शासक इसमें जो नियुक्ति किया था, हिंदुओं की संख्या इसमें सर्वाधिक कही गई है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी सिक्का किस धातु का था? चांदी का था। चांदी का था। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इल्तुतमिश ने चांदी का टांका तथा टांका और तांबे का जितल चलाया जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। इसमें चांदी का सिक्का जो था वो 175 ग्राम 175 ग्राम का था। नेक्स्ट है, मलेबीद और वेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? मलेबीद और वेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? होयसल राजवंशों ने बनवाया था। होयसल राजवंशों ने बनाए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के ही दौरान कर दी गई थी। नेक्स्ट है, इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। और 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। के पठान ने उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? भारत में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और इसी के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। इसके बारे में देख लेते हैं। जनवरी 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 के अधीन पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से कुछ जानते हैं। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर
आधारित नाम है। कहा जाता था ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी इन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। नेक्स्ट जानते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। ये कूट वाले प्रश्न है जो कि बताना है कौन सा सही है, 1 2 3 4 नंबर इस तरह बताना सही है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति है। 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार है। 360 में वित्तीय आपात के प्रावधान है। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, ये भी सही है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार है, ये भी सही है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान है, ये भी सही है। अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य है, ये भी सही है। मतलब ये तीनों 1 2 3 ये तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। ये भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की तरह ही है, इसी तरह इसको भी करना है। यदि व्यक्ति, पहला नंबर है, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रोक दिया गया है, या गिरफ्तार कर लिया गया है या रोक दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कह रहा है कौन सा विकल्प सही होगा। देखते हैं फिर से एक बार। यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, ये गलत है। अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, ये भी गलत है। यदि 10वीं अनुसूची के तहत व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया है, ये भी किया जाता है, ये भी गलत है। अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है, ये सही हो जाएंगे। बी नंबर ये सही हो जाएंगे, चौथा नंबर ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। अनुच्छेद 102 एक सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता है। अनुच्छेद 102 एक सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता है कि पहला नंबर है कि किसी व्यक्ति को या तो संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। दूसरा है, अगर वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ या कोई कार्यालय रखता है, तो कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है। यदि वह नेक्स्ट है, यदि वह अस्वस्थ दिमाग में है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अगर वह एक निर्विवाद दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के तहत है, यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है, तो स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ के कार्यालय को केवल कारण से ही नहीं माना जाएगा कि वह या तो संघ के लिए है या ऐसे राज्यों के लिए मंत्री है। अगला है, यदि किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है, तो किसी व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगला है, अयोग्य घोषित किया जाएगा, ये इनका डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होते हैं? जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग का प्रयोग में से दोनों पर आधारित होता है। जीवाश्म ईंधन का जलना सीमेंट उद्योग पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, चलिए इनके बारे में डिटेल जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस ये जलवाष्प है। जलवाष्प विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस हैं। या साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? ये संशोधित जीवित जीव के बारे में है। इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यह एलएमओ के सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। नेक्स्ट चलते हैं। हर साल रमजान पिछली साल से डैश होता है। हर साल रमजान पिछली साल से डैश होता है या कितने दिन पहले होता है? 11 दिन पहले होता है। हर साल रमजान पिछली साल से 11 दिन पहले होता है। नेक्स्ट चलते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? ये कथन चुनना है कौन कौन से सही है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यह पुरस्कार वार्षिक है। यह पुरस्कार वार्षिक है। जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं। जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है। ये गलत है और बाकी सब सही है। देख लेते हैं एक बार फिर से। यह पुरस्कार वार्षिक है, ये सही है। नेक्स्ट देख, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ये भी सही है। यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, ये भी सही है। यह भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, सी नंबर हो जाएगा। 3 सही है और चौथा नंबर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में डिटेल जानते हैं। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह भारत के संविधान में अनुसूची 8वीं में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित भारतीय नागरिक के उत्कृष्ट साहित्य के कार्य के लिए दिया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। 2005 से यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। 2005 से यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। जिब्राल्टर जल मध्य किन दो देशों को अलग करती है? जिब्राल्टर जल मध्य किन दो देशों को अलग करता है? मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। जिब्राल्टर जल मध्य यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। यह जल मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पेरू का तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। पेरू के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। के बारे में डिटेल देख लेते हैं। गुआनो नामक उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप व तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ
कम होने को क्या कहा जाता है? कम होने को कहा जाता है अपक्षरण, अपक्षरण कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? एस्केरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एस्केरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। एस्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टेक भी कहा जाता है। इसे लो सी स्टेक भी कहा जाता है। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। के बारे में डिटेल देख लेते हैं। भारचुक्की प्रपात बंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिवसमुद्रम प्रपात का ही हिस्सा है। शिवसमुद्रम प्रपात की ही हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड उससे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? श्वेत श्याम प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पीरकनसी ओजोन का ह्रास करती है? निम्नलिखित में से कौन सी पीरकनसी ओजोन का ह्रास करती है? मेथिल ब्रोमाइड ओजोन का ह्रास करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? ये 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की। प्रागैतिहासिक मानवों के जीवन रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किसकी है? तो ये क्रो-मैग्नोन ने है। क्रो-मैग्नोन की है। चलिए इसके वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है ये नाफेड। नाफेड एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1858 में हुई थी। 1958 में हुई थी। 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं कुछ। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ लेकिन 2011 में लागू हुआ था। 2006 में पारित हुआ था लेकिन 11 में लागू हुआ। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? ये किसकी जीवनी है? ये पुलेला गोपीचंद की जीवनी है। पुलेला गोपीचंद की यह जीवनी है। नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए पुलेला गोपीचंद के जीवनी के बारे में जानते हैं। पुलेला गोपीचंद के बारे में। पुलेला गोपीचंद भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी वो गोपीचंद अकादमी भी चलाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? ये स्पेन ने किया था, स्पेन ने करी थी। इसके बारे में देखते हैं कुछ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पेन ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आई होप कि अभी सभी साथियों को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।